हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा कोरोना सीरीज़ का 5वां लेक्चर है। कल हम लोगों ने अपने लेक्चर को ग्राफ्स पे ख़त्म किया था। वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 4 फॉर्मूले जिसके हिसाब से हम देख सकते हैं कि किस फॉर्मूले का ग्राफ हमें एरिया से कैलकुलेट करना है और किसका हमें स्लोप कैलकुलेट करना है। उसको मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। कल हम लोग देख रहे थे कि जो वेलोसिटी है वो dx/dt होती है। जो वेग है वो विस्थापन का टाइम के साथ में परिवर्तन होता है। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इससे हमें दिख रहा था कि अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप xt ग्राफ का एरिया लोगे तो वो आपको वेलोसिटी देगा। मतलब एरिया ऑफ xt ग्राफ अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आपको क्या दे देगा? वेलोसिटी दे देगा। इसी फॉर्मूले को आप अगर रीमॉडिफाई करो तो आपको मिलेगा कि x = v/dt होता है वेलोसिटी, और टाइम का इंटीग्रेशन अगर हम करें तो आपको x मिल जाता है। इंटीग्रेशन जब भी आता है तो वो एक एरिया को इंडिकेट करता है। इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा, वेग और समय के ग्राफ का अगर आप एरिया कैलकुलेट करोगे, क्षेत्रफल निकालोगे, तो वो आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं, ये स्लोप है। फर्स्ट वाला स्लोप था, ये आपको देगा एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये आपको क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट दे देगा। विस्थापन अगर आपको निकालना है तो आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकाल दीजिए। उसी तरीके से एक फॉर्मूला हम देख रहे थे, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू होता है dv/dt। तो dv/dt जब भी आता है तो हम कहते हैं कि ये स्लोप होता है। तो इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का v/t ग्राफ का स्लोप निकालोगे, स्लोप ऑफ vt ग्राफ, तो ये आपको क्या दे देगा? एक्सीलरेशन दे देगा। इसी फॉर्मूले को अगर आप रीमॉडिफाई करो तो आपको मिलेगा कि वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है adt के बराबर एक्सीलरेशन टाइम का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। इंटीग्रेशन आ रहा है तो उसका मतलब ये एरिया की बात कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ AT ग्राफ, ये आपको वेलोसिटी दे देगा। ये 4 चीजें कल हम लोगों ने लास्ट में डिस्कस की थी। पहला, स्लोप ऑफ xt ग्राफ वेलोसिटी देता है, एरिया ऑफ vt ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता है, स्लोप ऑफ vt ग्राफ आपको एक्सीलरेशन त्वरण देता है, और एरिया ऑफ AT ग्राफ त्वरण और समय का ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ये आपको वेलोसिटी देता है। ये आप फॉर्मूले से आप इनको ऑब्जर्व भी कर सकते हो कि अगर dx/dt है तो इसका मतलब वो स्लोप की बात कर रहा है, xt ग्राफ का स्लोप हो गया। vdt है तो इसका मतलब एरिया की बात कर रहा है। dv/dt तो मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप की बात कर रहा है, और यहाँ पे वो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के एरिया की बात कर रहा होता है। अभी हम इन फॉर्मूलों को यूज करके कुछ 3 फॉर्मूले डिराइव करेंगे, और उनका यूज करके हम बाकी के ग्राफ्स, ये जो मैंने आज बना रखे हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन एंड यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन के ग्राफ कैसे आ रहे हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम यही फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं, v = dx/dt। तो इससे आप लिख सकते हो dx = v/dt। अगर आप इसे इंटीग्रेट करो 0 से x, स्टार्टिंग में मान लीजिए हम 0 पोजीशन पे थे, ओरिजिन पे थे, और हमें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद x डिस्प्लेसमेंट कवर किया, और इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में उसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी u थी, अब वो चेंज होके हो गई है v। याद रखिए, u से हम इंडिकेट कर रहे हैं अपनी इनिशियल वेलोसिटी को। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब प्रारंभिक वेग। उसी तरीके से v से हम इंडिकेट कर रहे हैं फाइनल वेलोसिटी को, और फाइनल वेलोसिटी का मतलब है अंतिम वेग। तो हमारा t टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट हमारा 0 से x हो गया है। कोई पार्टिकल ओरिजिन पे था और वो ओरिजिन से डिस्प्लेस होके x डिस्टेंस उसने कवर किया किसी टाइम t में, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो u से चेंज होके हो जाती है v। तो वही बस ये इक्वेशन आपको इंडिकेट कर रही है। तो अगर आप इसको इंटीग्रेट करो तो आपको मिलेगा ये x = v/dt
v का इंटीग्रेशन अगर आप t के साथ कर रहे हो तो ये आप इसे कह सकते हो कि v ही आ जाएगा। अच्छा, इसको अभी आप इस तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि यहां पे देखिए वेलोसिटी है और ये टाइम है, तो वेलोसिटी का हमें टाइम के रेस्पेक्ट में कोई फंक्शन नहीं पता है, तो हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे हम इसको आसानी से यूज कर सके। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहां से स्टार्ट कीजिए इसको। सबसे पहले a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी आप लिख सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हो डी वी इक्वल टू ए डी टी। और अगर हम मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब हमारा जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए स्टार्टिंग में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो थ्रू आउट द पीरियड, जितना पीरियड हम उसे डिस्कस कर रहे हैं वो हमेशा इतना ही रहता है, ये हम कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। और अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, ये हमारा u से v जाएगा, और ये हमारा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो वो हमारा फिक्स रहेगा, तो ये 0 से t जाएगा। टाइम पीरियड हमारा 0 से t चेंज हो रहा है लेकिन एक्सेलरेशन फिक्स हम मान रहे हैं, तो इसको हम कह सकते हैं v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो यहां से एक फॉर्मूला आपको मिलेगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। याद रखिए कि ये फॉर्मूला निकालने के लिए हमने क्या माना था, हमने माना है कि जो हमारा त्वरण है, जो हमारा एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, मतलब वो समय के साथ नहीं बदल रहा है। अगर वो समय के साथ बदलेगा तब हमें ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, तब हमें डायरेक्टली ये जो a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी इक्वेशन है इसी को यूज करना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो हम क्वेश्चंस देखेंगे 1D मोशन के, उन सब में हम यही मान के चलेंगे कि हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू टाइम के साथ में चेंज नहीं हो रही है। ओके, अब इस फॉर्मूले को, हमें एक फॉर्मूला मिल चुका है, इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी में। हम लिख रहे थे x इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, तो यहां से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी, और यहां से हम लिख सकते हैं dx इक्वल्स टू वी डी टी। ये हमें इंटीग्रेट करना है, इसकी वैल्यू 0 से लेके x तक चेंज हो रही है और टाइम की वैल्यू 0 से लेके t तक चेंज हो रही है। अब यहां पे अगर हम वेलोसिटी की जगह पे ये u प्लस ए टी लिख दें, u हमारा प्रारंभिक वेग है और जो कि फिक्स होता है, v ही चेंज होता है टाइम के साथ में, u तो चेंज नहीं होता है। a आपका एक्सेलरेशन है, वो भी हम फिक्स मान के चल रहे हैं, तो ये वाली चीजें हम फिक्स रख सकते हैं यहां पे। तो इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 0 टू t u प्लस ए टी डी टी। और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे, ये वाली साइड तो आपको x देने वाली है और इधर से आपको मिलेगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है जो आप यूज करोगे अपने साथ। एक तीसरा फॉर्मूला भी है, वो भी हम देख लेते हैं। अभी हम लिख रहे थे a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, और हम लिख रहे थे v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। अब हमें अगर इन दोनों इक्वेशंस का यूज करके dt को किसी तरीके से एलिमिनेट कर दें, मान लीजिए मैं यहां पे क्या करता हूं, dx बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं ऊपर और नीचे, तो हम अभी एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं a इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स डी एक्स बाई डी टी, डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी। और ये जो dx बाई डी टी टर्म है वो यहां से आप v लिख सकते हो इसको, तो आप लिखोगे आपका जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा v डी वी बाई डी एक्स। ये एक और फॉर्मूला आपके पास आ गया है जिसको हम यूज करेंगे। तो a इज इक्वल टू v डी वी बाई डी एक्स हम यूज करने वाले हैं। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं v डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स। अब देखिए ये तो v के साथ ही इंटीग्रेशन है, तो इसमें तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि v के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं, v ही आपका वेरिएबल है। यहाँ पे a को हम फिक्स मान रहे हैं तो यहाँ पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपकी वेलोसिटी u से लेके v तक जाती है और डिस्प्लेसमेंट आपका 0 से लेके x तक होता है। अब इस इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कल मैंने आप लोगों को बताया था कि x की पावर n का अगर dx के साथ में आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 होता है। उसी तरीके से जब v की पावर 1 का आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये v की पावर 2 बाई 2 आएगा, तो ये आएगा एक्चुअल में v स्क्वायर बाई 2, जिसकी वैल्यू आप u से लेके v तक पुट करोगे
और ये आपका ax ही रहेगा। तो आपकी जब अपर लिमिट रखी जाएगी तो v स्क्वायर आएगा, माइनस आप लोअर लिमिट रखोगे तो ये u स्क्वायर आएगा। तो यहां से आपको मिलेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू ax, जिसको आप मॉडिफाई करके लिख सकते हो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ये हमारा तीसरा फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। तो हमने जो हमारी डिफरेंशिएशन की 3 इक्वेशंस थी, क्या क्या इक्वेशंस थी मैं लिख देता हूं फिर से। पहली इक्वेशन थी v इक्वल्स टू dx अपॉन dt। दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास a इज इक्वल्स टू dv बाई dt। और तीसरी इक्वेशन अभी हमने जो ड्राइव की थी a इज इक्वल्स टू v dv बाई dx। ये 3 इक्वेशंस का यूज करके हमने ये 3 अलग लीनियर इक्वेशंस निकाली हैं जिनमें कोई डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का टर्म नहीं है। तो इनको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। बस आपको एक कंडीशन याद रखनी है, और कंडीशन क्या है कि आपको एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना है। अगर आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज की तब ये जो लास्ट की 3 इक्वेशंस हैं इनको आप यूज नहीं कर सकते। तो अभी फिलहाल हम इन 3 इक्वेशंस का यूज करके ये अपने जो मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, इनके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इक्वेशंस में फिर से लिख देता हूं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, x इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखिए वर्ड क्या है, यूनिफॉर्मली, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक समान गति। आप जिस गति से चल रहे हो आपकी गति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपने स्टार्ट किया 20 मीटर पर सेकंड से, तो आपकी स्पीड हमेशा 20 मीटर पर सेकंड ही रह रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। वेलोसिटी में चेंज कब आता है? वेलोसिटी में चेंज देखिए यहां से देख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस a इंटू टी। तो वेलोसिटी में टाइम के साथ, वेग में समय के साथ परिवर्तन तब आएगा जब आप कुछ एक्सेलरेशन या त्वरण रखोगे। तो अगर आपका ये a वाला टर्म किसी तरीके से 0 हो जाए तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के समान रहेगी। मतलब आपकी जो गति है वो एक समान है, यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म मोशन का पहली कंडीशन क्या है आपके पास कि जो आपका एक्सीलरेशन वाला टर्म है वो होना चाहिए 0। तो इसका मतलब a शुड बी 0। ये आपकी पहली कंडीशन है। और इसमें आपका हो जाएगा v इज इक्वल्स टू यू। फाइनल वेलोसिटी, अंतिम वेग आपका प्रारंभिक वेग के बराबर रहेगा। अब इसको अगर आप देखो ग्राफ के रूप में तो वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है, ये वाला टर्म आपके पास है नहीं। तो आप अगर v और t का ग्राफ बनाओगे तो वो हमेशा फिक्स रहने वाला है। जो वैल्यू आपने स्टार्टिंग में दी है हमेशा वही वैल्यू थ्रू आउट द टाइम रहने वाली है। तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो कि समय वाली एक्सिस से समांतर होगा, t के पैरेलल जो ग्राफ जाएगा। इसी को अगर हम xt के रूप में लिखना चाहते हैं, xt का ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं तो देखिए ये x है और इसकी इक्वेशन ऐसे आपको लिखी हुई है, यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक समान गति, एक समान। तो अगर हम एक समान गति या फिर यूनिफॉर्म मोशन रखना चाहते हैं तो हमें एक्सेलरेशन वाला टर्म 0 करना पड़ेगा। फिर से ये टर्म जब आप 0 करोगे तो आपको मिलेगा x इक्वल्स टू वी टी या फिर यू टी, क्योंकि u आपका फिक्स है, वेलोसिटी आपकी चेंज नहीं हो रही है। तो ये एक लीनियर इक्वेशन को शो करता है, तो इसलिए आप सीधा से एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, x और t का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला केस जिसमें हम यूनिफॉर्म या फिर एक समान गति की बात करते हैं, वहां पे v और t का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, और x और t का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन जाता है जो कि किसी स्लोप पे है। y इक्वल्स टू mx आपने इक्वेशन सुनी होगी, तो यही ऐसी ही एक फॉर्म है x इक्वल्स टू vt जिसमें m आपका स्लोप है। तो ये हमने पहला केस देखा जिसमें हम यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे थे या फिर एक समान गति की बात कर रहे थे, तो हमें त्वरण को 0 लेना था। लेकिन अगर हम आगे के केसेस की बात करते हैं जिसमें पहला केस है हमारा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान और एक्सीलरेशन लिखा हुआ, इसका मतलब हम अब इस बार एक्सीलरेशन को फिक्स रख रहे हैं। हम मान रहे हैं कि जो हमारा a है वो क्या है, कांस्टेंट है।
हम अपने त्वरण को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपने त्वरण को फिक्स रखोगे तो हम ये तीनों इक्वेशंस यूज कर सकते हैं, अभी मैंने आपको डिस्कस किया था। तो इन इक्वेशंस का यूज करके अगर आप v और t का ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा आने वाला है, स्टार्टिंग में ये किसी वैल्यू u से स्टार्ट होगा और u से स्टार्ट होकर ये एक स्ट्रेट लाइन एक ही तरफ जाएगा। तो ये ग्राफ आप इस तरीके से बना सकते हो, इस तरीके से, जहां पर ये वाली जो वैल्यू है वो u है और ये ग्राफ इंडिकेट कर रहा है v = u + at को। ऐसा ग्राफ आपका आने वाला है। उसी तरीके से अगर आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, विस्थापन की बात करते हो, तो यहां पे भी आपको एक्सेलरेशन का टर्म रखना पड़ेगा। और जब आप एक्सेलरेशन का टर्म रखोगे तो ये कैसा एक ग्राफ है, जब भी कोई चीज t² के प्रोपोर्शनल आती है तो वो पैराबोला की तरफ जाता है। y² = 4ax आपने सुना होगा, या फिर x² = 4by। ये जितने भी कर्व हैं ये सब पैराबोला को इंडिकेट करते हैं। तो ये भी एक पैराबोला होगा। अगर आप u को 0 रखते हो, स्टार्टिंग वेलोसिटी को 0 रखते हो, तो ये ओरिजिन से पास करेगा और इस तरीके से आएगा। ये आपका लास्ट वाला केस है जिसमें हम लिख रहे हैं यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। तो देखिए यहां पे दो वर्ड है, एक है एक्सीलरेटेड मोशन और दूसरा वर्ड है रिटार्डेड मोशन। इनमें छोटा सा डिफरेंस है। पहली बात तो यहां पे लिखा है यूनिफॉर्म, दोनों साइड में यूनिफॉर्म लिखा है। इसका मतलब आपको एक समान एक्सीलरेशन रखना है, उसकी वैल्यू को चेंज नहीं करना है। जब भी वो एक्सीलरेटेड की बात करेगा तो इसका मतलब एक्सीलरेशन आपका कैसा होगा, धनात्मक होगा या पॉजिटिव होगा। ए शुड बी ग्रेटर देन 0 अगर वो एक्सीलरेटेड मोशन है। तो अगर हम रिटार्डेड मोशन की बात करते हैं तो रिटार्डेड का मतलब ऐसा त्वरण या एक्सीलरेशन जो वेलोसिटी को घटाने की कोशिश कर रहा है। जैसे मान लीजिए आप 80 मीटर/सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, 80 मीटर/सेकंड की स्पीड से चल रहे हो और अचानक से आपको दिखता है कि सामने ट्रैफिक है, तो आप क्या करोगे, ब्रेक अप्लाई करोगे। और जैसे ही आप ब्रेक अप्लाई करोगे तो वो आपकी गाड़ी की स्पीड को कम करने की कोशिश करेगा। तो ये जो ब्रेक है वो एक तरीके से रिटार्डेड मोशन का काम कर रहा है, आपके वेलोसिटी को घटाने का काम कर रहा है। तो ब्रेक ने क्या यूज किया, आपका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव हो गया। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव है, 0 से कम है, तब उसे रिटार्डेड मोशन बोलते हैं। और अगर वो 0 से बड़ा है तब उसे हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। तो दोनों ही केसेस में, एक केस में वेलोसिटी बढ़ेगी, एक केस में वेलोसिटी घटेगी, लेकिन वेलोसिटी में चेंज दोनों ही केसेस में आएगा। यहां आप देख सकते हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी u थी और वो धीरे धीरे बढ़ रही है, और यहां पे स्टार्टिंग वेलोसिटी u है जो कि टाइम के साथ में घटते घटते 0 पे पहुंच रही है। सेम ग्राफ x के साथ आने वाला है, और क्योंकि यहां पे आप माइनस का साइन लगा दोगे तो उसका नेचर चेंज हो जाएगा। जो पैराबोला ऊपर की साइड में जा रहा था, अब वो डाउनवर्ड हो गया है। तो ये हमारे 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला है यूनिफॉर्म मोशन या फिर एक समान गति, जिसमें v और t का ग्राफ टाइम के प्रोपोर्शनल, टाइम के पैरेलल आता है, और x और t का ग्राफ एक स्लोप पे जाता है लेकिन स्ट्रेट लाइन होता है। दूसरा था हमारा यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, एक समान त्वरित गति। त्वरित का मतलब त्वरण आपने दिया है, और जो आपका त्वरण है वो 0 से बड़ा है, तब ये इस तरीके से ग्राफ आएंगे v और t और x और t के। उसी तरीके से एक समान, ये आपकी स्पीड को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो रिटार्डेड मोशन इसे कह रहे हैं, जिसमें एक्सीलरेशन को हम 0 से कम रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। जैसे मैंने दे दिया -2 मीटर/सेकंड²। तो ये आपकी वेलोसिटी को घटा रहा है, तो उसका डाउनवर्ड स्लोप होगा। ये स्लोप होता है, मैंने कल आपको बताया था, पॉजिटिव एक्सिस के साथ में जो हम एंगल बनाते हैं। तो ये स्लोप देख रहे हैं आप 90 से ऊपर है, इसका मतलब ये नेगेटिव है। सिमिलरली जो xt का ग्राफ है कुछ ऐसे जाएगा। तो मैं समझ सकता हूं कि यहां तक जो ग्राफ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम ये जो 3 फॉर्मूले हैं इनका यूज करेंगे, उसके बाद हम आगे अपना कोर्स को बढ़ाएंगे। तो देखिए हम लोगों ने 3 फॉर्मूले अभी तक पढ़े हैं। v = u + at, x = ut + ½ at², v² = u² +
2ax, ये हमने 3 फॉर्मूले पढ़े हैं। इन फॉर्मूलों के जो टर्म्स हैं वो आप अच्छे से समझ लीजिए। v को हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, या फिर इसे हम कह सकते हैं अंतिम वेग। उसी तरीके से u को हम लिखते हैं इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग। a हमारा होता है त्वरण, एक्सीलरेशन, जैसे हिंदी में कहते हैं त्वरण। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। इसकी यूनिट देख सकते हैं, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, इनिशियल हो या फाइनल, यूनिट में कोई फर्क नहीं आने वाला। एक्सेलरेशन की यूनिट हम देख रहे थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। t हमारा टाइम है जो कि सेकंड्स में होता है, और x हमारा डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन जिसे हम कहते हैं। जिसकी यूनिट होती है मीटर। कुछ यूनिट्स का कन्वर्जन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो आप याद रख लीजिए। कभी कभी क्या करते हैं कि वेलोसिटी को कभी किलोमीटर पर आवर में दे देते हैं और कभी उसको मीटर पर सेकंड में दे देते हैं। तो जब भी आपको ये 3 फॉर्मूले यूज करने हैं तो यूनिट्स को सेम रखना है। या तो आप हमेशा मीटर यूज कीजिए, मीटर और सेकंड, या फिर हमेशा किलोमीटर पर आवर यूज कीजिए। ऐसा ना करना कि कभी वेलोसिटी आपने मीटर पर सेकंड में ले ली, एक्सीलरेशन आपने किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में ले लिया। ऐसा आप ना करें। तो आप यूनिट्स का ध्यान रखें कि यूनिट किस में दी हुई है, सारी यूनिट्स को आपको सेम करना होगा। तो जैसे मान लीजिए आपको 18 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी दे रखी है सपोज, तो आप इसे मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो जब किलोमीटर पर आवर को आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए देखिए किलोमीटर कितना होता है, 1000 होता है, और आवर को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये 3600 सेकंड्स आता है। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है और 1 आवर 3600 सेकंड्स के बराबर होता है। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो यहां से आप लिखोगे 5/18। तो इसका मतलब 1 किलोमीटर पर आवर इक्विवेलेंट होता है 5/18 मीटर पर सेकंड के। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर में कोई स्पीड दे रखी है तो आप बस उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो आपका वेलोसिटी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर 18 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5/18 मल्टीप्लाई बाई 18, तो ये आपका आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। इसका उल्टा भी आप देख सकते हैं, अगर आपको मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है तो आप फिर 18/5 18/5 से मल्टीप्लाई करो, तो वो फिर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देगा। उल्टा फॉर्मूला 1 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये 2 फॉर्मूले जस्ट कन्वर्जन के लिए हैं। आपको याद क्या रखना है कि सारी चीजें या तो किलोमीटर पर आवर में लीजिए या फिर सारी चीजें हमेशा मीटर पर सेकंड में। दोनों चीजों को एक साथ यूज नहीं करना है। ओके सो देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड। मान लीजिए एक कार है, और इसकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है u वो आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड, और इसका जो एक्सेलरेशन है a वो आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछा गया है कि आफ्टर 10 सेकंड्स 10 सेकंड के बाद फाइंड इट्स वेलोसिटी, v क्या होगी, एंड डिस्प्लेसमेंट, इसका विस्थापन x क्या होगा। ये 2 चीज आपसे पूछी गई हैं। या मान सकते हैं कि जो स्टार्ट है, स्टार्टिंग पॉइंट पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। अब वो 10 सेकंड बाद कितना हो जाएगा वो आपसे पूछा गया है। क्या करना है, आप सिंपल जो आपको फॉर्मूले मैंने 3 बताए हैं ये यूज कर सकते हैं। वेलोसिटी के लिए आप क्या करोगे, u + at, स्टार्टिंग वेलोसिटी आपको पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो आप फाइनल वेलोसिटी एट 10 सेकंड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे v = u + at, तो जिसमें v आपके पास है 5 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनटू टाइम आपको दे रखा है 10 सेकंड्स,
जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सेकंड स्क्वायर और सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड ही आ रहा है। तो हमारा जो फॉर्मूला था डायमेंशन एनालिसिस का कि सेम यूनिट्स को ही ऐड कर सकते हैं, तो सेम यूनिट ही है। ये 5 है और ये 2 और 10, तो 10 × 2 20 हो जाएगा, 20 + 5, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो हो जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। उसी तरीके से जब आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो देखिए आपको u पता है, a पता है और v अभी पता है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो इसको भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं कि x = ut + ½ at²। तो हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हम लिख सकते हैं x = u आपको पता है 5 मीटर पर सेकंड है, इंटू t आपको पता है 10 सेकंड्स है। मैं यूनिट्स इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप यूनिट्स को पहचानने में गलती ना कर दें। प्लस हाफ ए आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है हमारा, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और टाइम आपको दे रखा है 10 सेकंड्स। यहां पे टाइम का स्क्वायर भी करना होता है। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए सेकंड से सेकंड कैंसिल होगा, तो यूनिट आपकी मीटर में आने वाली है। सेकंड स्क्वायर फिर से मीटर में यूनिट आएगी, तो ये हो जाएगा 5 × 10 50 मीटर, प्लस 2 से 2 आप कैंसिल कर सकते हो, 10 का स्क्वायर आप 100 लिख सकते हो, तो 100 मीटर आ जाएगा। तो आप लिख सकते हो x = 150 मीटर। तो जो क्वेश्चन पूछ रहा था कि 10 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी क्या होगी और आपका विस्थापन या फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो आपको मिलेगा कि 10 सेकंड के बाद आपकी वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 150 मीटर का हो जाएगा। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हो। बस आपको क्या याद रखना है कि जो यूनिट्स हैं वो आप अच्छे से लगाइए और जो फॉर्मूला है वो आप अच्छे से यूज करिए, कैलकुलेशन में गलती ना करें, तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। इसका एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम रिटार्डेड मोशन की बात करेंगे। यही क्वेश्चन है हमारे पास। एक कार है जो मान लीजिए किसी वेलोसिटी, इसको इनिशियल वेलोसिटी बोल सकते हैं इस केस में, किसी वेलोसिटी मान लीजिए 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, ठीक है, और आपसे कहा जाता है कि इस कार को 10 सेकंड में रोकने के लिए कितना एक्सेलरेशन अप्लाई करना पड़ेगा। फाइंड द एक्सेलरेशन एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन ना होके रिटार्डेशन है, क्योंकि ये वेलोसिटी को घटा रहा है। रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार फाइंड द एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड टू स्टॉप द कार इन 10 सेकेंड्स। आपको 10 सेकंड में कार को रोकने के लिए कितना एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, आपसे ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो टाइम दिया हुआ कि 10 सेकंड में आपको कार को रोकना है। दूसरा, आपको इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है 20, और कार को रोक देना है। रोक देने का मतलब फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी हो जाएगी। अगर कोई चीज रुक जाएगी तो उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो आप 0 कर सकते हो, सिंपल। तो आपका फॉर्मूला है v = u + at। तो इसमें b पता है, आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। एक्सेलरेशन आपको पता नहीं है लेकिन निकालना है। u आपको पता है आपका 20 मीटर पर सेकंड है। टाइम पता है कि आपको 10 सेकंड में रोकना है, तो इसे आप लिखोगे 0 = 20 मीटर पर सेकंड, प्लस एक्सेलरेशन की जगह पे आपको नहीं पता है a लिख दीजिए। टाइम आपको पता है तो टाइम की वैल्यू 10 सेकंड लिख दीजिए। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस जो आपको दिख रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये माइनस इंडिकेट कर रहा है कि हम रिटार्डेशन की बात कर रहे हैं। ये माइनस इंडिकेट करता है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो बढ़ नहीं रही है, अब घट रही है। ये माइनस वाला एक्सेलरेशन उसको घटाने की कोशिश कर रहा है, और धीरे धीरे हम देख भी रहे हैं कि वो 20 मीटर पर सेकंड से उसकी स्पीड को 0 मीटर पर सेकंड कर देता है। इसी क्वेश्चन में एक और चीज पूछी जा सकती थी कि जब वो गाड़ी रुक जाएगी, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है
और इसके रुकने तक ये कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ये अगर आपसे पूछा जाए, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट टिल द कार इज स्टॉप्ड, जब तक वो कार रुकती है तब तक वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, वो आपसे अगर पूछा जाए तो क्या करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। अब आपको क्योंकि एक्सेलरेशन पता है, और जब आपको एक्सेलरेशन पता है तो आप आसानी से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है 20 मीटर पर सेकंड है, तो आप आसानी से x निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा x, v स्क्वायर 0 हो जाएगा आपके पास, u स्क्वायर आप लिखोगे 20 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर प्लस 2, एक्सीलरेशन आपको पता है -2 है, इंटू x। अब इसको जो आप सॉल्व करोगे तो आपको x मिल जाएगा कितना, कि 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और ये 2 × 2 भी 4 हो जाएगा। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो -1 आने वाला है, माइनस माइनस आप कैंसिल कर सकते हो, तो 400/4 तो उसे हम कहेंगे 100, तो ये हो गया हमारा 100 मीटर। इसका मतलब ये जो हमारी कार चल रही है ये अपने इस पोजीशन से रुकने तक 100 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगी, 100 मीटर बाद ये रुक जाएगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो ये भी एक क्वेश्चन था जो सेम प्रिंसिपल पे आधारित था, बस इसमें छोटा सा ट्विस्ट था कि हमने एक्सीलरेशन को पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव ले रखा था। ओके, तो ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये एक्चुअल में एक लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, जिसमें केवल हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब हमारा जो एक्सीलरेशन है, इसको एक बार मैं मिटा देता हूं। अभी तक के क्वेश्चंस में, जैसे हम ये कार की बात कर रहे थे, अभी तक के सारे क्वेश्चंस में हम बोल रहे हैं कि हमारा एक्सेलरेशन अगर इस डायरेक्शन में है या फिर वेलोसिटी अगर हमारी इस डायरेक्शन में है, तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है या फिर जो विस्थापन है वो भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है। तो हम सबको एक ही डायरेक्शन में मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर ये थोड़ा सा हमारी सिचुएशन चेंज हो जाए, हमारा एक्सेलरेशन कहीं हो रहा है, वेलोसिटी कहीं और हो रही है, ऐसी सिचुएशन आए तो उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे ये हमें अभी देखना होगा। तो उसके लिए हम कुछ साइन कन्वेंशन रखेंगे। सबसे पहले तो ऐसा केस कौन सा हो सकता है जहां पर ये चीजें हो कि एक्सेलरेशन कहीं हो रहा है, वेलोसिटी कहीं और हो रही है, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो हम अभी कार का एग्जांपल भूल जाते हैं, अभी हम बात आते हैं, ये हमारा सब हॉरिजॉन्टल मोशन था, एक एक्स डायरेक्शन में हम मोशन की बात कर रहे थे। अगर हम अपना मोशन हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल डायरेक्शन में देख लेते हैं, वर्टिकल वाई डायरेक्शन की अगर हम बात कर लें, तब हमारी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए ये कोई टावर है जिसकी कुछ हाइट है, सपोज h हाइट है। अब इस h हाइट की टावर से आप कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंकते हो, स्ट्रेट सीधा ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, किसी वेलोसिटी मान लीजिए u 20 मीटर पर सेकंड से। आप किसी बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, तो ये बॉल क्या करेगी, ऊपर जा रही है। अब बॉल ऊपर जा रही है तो क्या ये बॉल ऊपर जाती ही रहेगी? नहीं, ये कुछ टाइम बाद रुक जाती है और फिर से नीचे आना शुरू करती है। अब ये बॉल क्यों रुक रही है, इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से 0 क्यों हो रही है? टॉप पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। तो उसकी वेलोसिटी 0 क्यों हो रही है और फिर वो 0 होने के बाद वो नीचे क्यों आ रही है? इसका रीजन होता है कि हमारी जो अर्थ है उसका एक नीचे की तरफ एक्सीलरेशन होता है, जिसे हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोला जाता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। ये जो गुरुत्वीय त्वरण की मैं बात कर रहा हूं, ये गुरुत्वीय त्वरण क्या कर रहा है, हमेशा नीचे की तरफ लग रहा है। नीचे की तरफ लग रहा है तो जितनी भी वेलोसिटी आप ऊपर की तरफ फेंको या नीचे की तरफ फेंको, वो हमेशा एक नीचे की तरफ उसको एक्सेलरेशन देता रहेगा। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन आपको मिल रहा है, आपको अलग से कुछ अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो नीचे की डायरेक्शन में है, जब बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में है, उसका जो मोशन है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है वो भी ऊपर की डायरेक्शन में है। तो सारी चीजें अब एक डायरेक्शन में ना होकर अलग अलग डायरेक्शंस में हो रही हैं। तो
ऐसे केस को हम कैसे डील करेंगे ये अभी हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, ऐसी सिचुएशन को डील करने के लिए आपको एक साइन कन्वेंशन समझना पड़ेगा। जैसे कल मैं ट्रिग्नोमेट्री जब आपको पढ़ा रहा था तो मैंने थोड़ा सा आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम की जानकारी दी थी, वही जानकारी हम यहां पर यूज कर लेते हैं। हमने बताया था कि ये बीच में मान लीजिए एक ओरिजिन है, तो ओरिजिन के ऊपर की डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लिख रहे थे, पॉजिटिव वाई, और ओरिजिन के नीचे की डायरेक्शन को हम नेगेटिव लिख रहे थे। तो यही हम यूज करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन अभी हम डिस्कस कर नहीं रहे हैं, कर चुके हैं, तो इसको हम हटा सकते हैं। केवल हम वाई डायरेक्शन के मोशन की बात कर रहे हैं। तो कोई मोशन अगर ऊपर की तरफ होगा तो उसे हम पॉजिटिव मानेंगे, अगर कोई मोशन नीचे की तरफ होगा तो उसे हम नेगेटिव मानेंगे। हमारा जो एक्सीलरेशन है या फिर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण जी, वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो इसलिए इसे हम माइनस जी की तरह हमेशा मानते रहेंगे। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट चेंज होता रहेगा। अगर हम बॉल ऊपर जा रही है तो हमारी वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है। बॉल अगर नीचे आ रही है तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है। तो उस तरीके से हमें साइन लेना पड़ेगा, ऊपर की डायरेक्शन तो पॉजिटिव, नीचे जा रही है तो नेगेटिव। लेकिन एक्सेलरेशन जो माइनस जी है उसे हम माइनस ही लेंगे हमेशा। इससे हमारे जो फॉर्मूले जो 3 हम यूज कर रहे थे ये चेंज हो जाएंगे। इस एक ही जगह पे हमें माइनस जी पुट करना पड़ेगा, और क्योंकि हमारा मोशन पूरा वाई डायरेक्शन से रिलेटेड है तो हम इस एक्स की जगह पे वाई लिख सकते हैं। तो ग्रेविटी जब पिक्चर में आएगी तो उस पिक्चर में ये जो 3 फॉर्मूले हैं वो मॉडिफाई कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। पहला फॉर्मूला होगा v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, दूसरा फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला होगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g y। इस तरीके से हम ग्रेविटी के प्रॉब्लम्स को डील करने वाले हैं। यहां पे सारी चीजें सेम है। v आपकी फाइनल वेलोसिटी ही है, u आपका इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक ही जगह पे g है जो कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, t टाइम है, और जो x की जगह पे हमने y पुट किया है वो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है, बस वो y डायरेक्शन में है। तो ये 3 फॉर्मूले हम यूज करेंगे। ये वाला पोर्शन मैं मिटा देता हूं क्योंकि अब इसका यूज खत्म हो चुका है। अभी जो मैं बॉल वाला एग्जांपल ले रहा था, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। सपोज ये ग्राउंड पे कोई इंसान खड़ा हुआ है और वो एक बॉल को किसी इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंकता है। तो अभी मैंने जैसे बताया कि इस पे एक नीचे की तरफ में एक्सेलरेशन लगेगा g माइनस जी, इसकी वैल्यू हम मान लीजिए 10 मान लेते हैं, तो माइनस 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगेगा। अब ये जो 10 नीचे की तरफ लग रहा है ये धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को कम करता रहेगा, और एक टाइम आएगा कि इसकी वेलोसिटी जस्ट 0 हो जाएगी। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो ये इसके बाद ऊपर नहीं जा पाएगी बॉल। ये यहाँ पे इसकी मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद ये बॉल फिर से नीचे आने की स्टार्टिंग कर देगी। तो ये जो हाइट उसने कवर की इसको हम मान लेते हैं h, और ये फिर से नीचे आ रही है, और ये जहां पे इंसान था उसको हाथ में आ जाती है, वो कैच पकड़ लेता है। तो मोशन क्या हुआ, वो 1 पॉइंट से स्टार्ट हुई, ऊपर गई, 2 मैक्सिमम पॉइंट तक पहुंची। यहां पे वो पहुंची है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, फाइनल में 0 वेलोसिटी हो जाती है। फिर वो 2 पॉइंट से नीचे आना शुरू करता है, फिर से ये 1 पॉइंट पे पहुंच जाती है। तो एक्चुअल में मोशन हमारा कुछ ऐसे हो रहा है, 1 से 2 जाती है और फिर वापस 2 से 1 पे आ जाती है। तो यहां पे 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फाइंड मैक्सिमम हाइट, कितनी हाइट वो मैक्सिमम कवर करेगा, h पूछा जा सकता है। दूसरा पूछ सकते हैं, फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब
ये 1 से 2 जाने का टाइम भी पूछ सकते हैं आपसे, 1 से 2 और 2 से 1 वापसी, ये पूरा एक जो साइकिल उसने कवर की ये भी आपसे पूछ सकते हैं। तो टाइम पीरियड, तो इस 1 से 2 जाने के टाइम को मैं लिख देता हूं T1, 2 से 1 आने के टाइम को मैं लिख देता हूं T2। तो फाइंड T1 एंड T2, ये दोनों पूछे जाए मान लीजिए। तो हमें सबसे पहले हाइट कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या है, हमें ये पता है u है, इसका जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है, और फाइनल जो वेलोसिटी है वो उसकी क्या है, 0 है। तो अगर हम ये वाला फॉर्मूला अपना यूज करते हैं जिसमें आपको v पता है, u पता है और g पता है, तो आप आसानी से y कैलकुलेट कर सकते हो। इसको हम पुट करते हैं और यूज करते हैं। तो v हमारे पास क्या है, 0, u हमें पता है 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम, -2, g हमें पता है 10 है। अब ध्यान रखिए हमने माइनस फॉर्मूले में पहले से लगा रखा है, तो इसलिए अब हमें कहीं पे भी -10 लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा 10 लिखेंगे। तो g की वैल्यू हम जब भी लिखेंगे तो 10 लिखेंगे इंटू 10, और ये हमें y कैलकुलेट करना है। तो जब 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा, 400 को इधर लेके आओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 400 डिवाइड बाई 20 आपको करना पड़ेगा। और ये जो 400 बाई 20 आप करने वाले हो ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी, जो कि h है, कितना आ गया ये 400 बाई 20 मीटर, जिसको आप लिख सकते हो h इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, 40 से 2 को कैंसिल करोगे तो 20 मीटर आ जाएगा। इसका मतलब वो इस 1 पॉइंट से 2 तक जब पहुंचेगा तो इसको जो टोटल डिस्टेंस या फिर टोटल हाइट कवर करने वाला है वो आपकी 20 मीटर होने वाली है। तो ये आपने पहला पार्ट इस तरीके से कवर कर लिया। अब आपका नेक्स्ट पार्ट है कि आपको ये 1 से 2 पहुंचने में कितना समय लगता है। 1 से जब वो 2 पहुंचता है तो आपकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, 20 से 0, एक्सेलरेशन आपका g है। तो आप अगर ये वाला फॉर्मूला यूज करो v इज इक्वल टू u माइनस gt, तो आप आसानी से टाइम कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि इसमें बाकी के सारे टर्म्स आपको पता है। तो आप इसको लिख सकते हो, वेलोसिटी फाइनल आपकी 0 है, u आपके पास है 20 मीटर पर सेकंड, माइनस g आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम आपको पता है t, जो कि कैलकुलेट करना है। तो यहां से आपको t मिल जाएगा 2 सेकेंड्स। मतलब ये जो बॉल है वो 1 से 2 सेकंड में पहुंच जाएगी। तो ये हमारा जो टाइम आया है वो एक्चुअल में t1 टाइम है, क्योंकि हम t1 की बात कर रहे थे। अभी हमारा टाइम t2 कैलकुलेट करना बाकी है, जिसमें ये बॉल को 2 से वापस 1 पे आने में कितना समय लगेगा ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन को 2 तरीके से डील किया जा सकता है। पहला कि आप को पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इस केस में आप यहां से स्टार्ट कर रहे हो एक तरीके से, तो इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान सकते हो, और जब वो 1 पे पहुंचेगा तो वो h हाइट कवर करेगा, h आप कैलकुलेट कर चुके हो। और जब ये आपको सब पता है, आपको h पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, g पता है, तो आप t कैलकुलेट कर सकते हो। इससे कैलकुलेट करके देखते हैं पहले। तो बॉल अब की बार हमारी नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ आ रही है तो h को आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। h हमारा 20 है तो आपको लिखना पड़ेगा -20। u आपका 0 है, स्टार्टिंग वेलोसिटी, क्योंकि हम मान रहे हैं कि यहीं से स्टार्ट हो रही है, तो इसे हम कहेंगे 0 माइनस हाफ, g हमें 10 लेना होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम हमें पता नहीं है तो हम वो निकालना चाहेंगे, t2 से मैं मान रहा हूं। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 2 इधर आके 40 हो जाएगा, और ये 0 से 0 कैंसिल आप कर सकते हो। तो आप लिखोगे t2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो t2 जो आपका टाइम पीरियड है वो आपका 2 सेकेंड्स आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट करोगे तो +-2 आएगा, लेकिन टाइम हमारा कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमने इसे +2 ले लिया। तो आप देख सकते हो कि इसको ऊपर जाने का समय और ऊपर से फिर नीचे आने का समय बिल्कुल सेम है। उसे जाने में भी 2 सेकंड लग रहे हैं, आने में भी 2 सेकंड लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो हमारा मोशन है वो पूरा की पूरा एक सिमेट्रिक मोशन की तरह है। जैसी सिचुएशन ऊपर की तरफ है वैसी ही सिचुएशन नीचे की तरफ है। उसको उतनी ही हाइट कवर करनी है ऊपर जाने में, उतनी ही हाइट कवर करनी है नीचे आने में। उसके अलावा जो उस पे जो एक्सीलरेशन लग रहा है g, वो हमेशा सेम है और सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो सारी परिस्थितियां सेम होने की वजह से ये मोशन एक तरीके से यूनिफॉर्म है। जैसा आपको ऊपर जाने की तरफ मिलेगा वैसी ही चीजें आपको नीचे जाने की तरफ भी मिलेंगी।
मतलब जितना टाइम आपको ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम आपको वापस नीचे आने में भी लग रहा है। उसके अलावा अगर आपको पता है कि जाने के टाइम पे उसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी, तो आप बिना कैलकुलेट करे बता सकते हो कि जब वो वापस 1 पॉइंट पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर गया होगा उतनी ही वेलोसिटी से उस पॉइंट पे वो वापस भी लौटने वाला है। तो यहां पे वेलोसिटी आप सीधा लिख सकते हो 20 मीटर पर सेकंड। ओके, ये पहला तरीका है जिसमें हम ये 2 टाइम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि ये देखिए 1 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था और ये वापस 1 पॉइंट पे ही आ गया। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर जिस पॉइंट से स्टार्ट हो और वापस उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है। आप मान लीजिए यहां से स्टार्ट करते हो, कहीं घूमते फिरते हुए जाते हो और वापस कहीं यहीं पे आ जाते हो, तो अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है तो हम लिखते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन है वो कितना हो जाएगा, 0। तो ये बॉल 1 पॉइंट से स्टार्ट हुई थी, ऊपर गई 2 पॉइंट पे, वापस 1 पे ही आ गई, तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो आप कितना लिखोगे, 0। तो आप h को 0 लिख सकते हो। तो इस पॉइंट फॉर्मूले में जब आप h को 0 लिखोगे, u आपको पता है, तो आप टाइम फिर से कैलकुलेट कर सकते हो। इसको भी कैलकुलेट करके देखते हैं। तो आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू, u आपको पता है 20 मीटर पर सेकेंड इंटू टी। यू हम 20 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अब हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहीं की जो कंडीशन है उसको मान रहे हैं, माइनस हाफ जी आप लोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए ये टी वाले एक टर्म आप कैंसिल कर सकते हो दोनों साइड में, और फिर से आपकी सेम कंडीशन आ रही है, ये 2 और 2 मिलके 20 हो जाएगा। तो आपका जो टाइम आने वाला है टी वो हो जाएगा यहां से 4 सेकेंड्स। तो ये जो टी टाइम है वो एक्चुअल में पूरा टोटल टाइम है यू जाने का और फिर वापस यहां आने का। अगर आपको केवल 2 से 1 तक का टाइम चाहिए तो आप टोटल टाइम में से t1 को माइनस कर दोगे, तो आपका जो t2 है वो हो जाएगा t माइनस t1, तो फिर से वो 2 सेकेंड्स ही आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड को यूज करके इसको कैलकुलेट कर सकते थे। ओके, इसका एक और क्वेश्चन हम देखते हैं ताकि आपको ये वर्टिकल मोशन भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल अभी हम डील करते हैं। ये आपका कोई टावर है जिसकी हाइट आप h मान सकते हो, और यहां से आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हो किसी वेलोसिटी u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड से। g आपका नीचे लगता है हमेशा, जिसकी वैल्यू हम 10 मान सकते हैं। ओके, तो ये बॉल ऊपर जाएगी सेम मेथड को फॉलो करते हुए, एक टॉप हाइट पे पहुंचेगी, उस हाइट पे पहुंच के ये 1 से स्टार्ट हुई और 2 पॉइंट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी जो है फाइनल वेलोसिटी वो 0 हो गई। अब ये वापस फिर से आ रही है, यहाँ से लौटेगी, लौटने के बाद ये नीचे भी जा रही है, तो ये इसका थर्ड पॉइंट हो गया, यहाँ ये पहुंच जाती है। तो इस प्रॉब्लम में आपसे पूछा गया है कि 1 पॉइंट से 2 पॉइंट तक पहुंचने में उसे कितना टाइम लगा, t1। दूसरा, वो कितना हाइट कवर किया उसने 1 से 2 तक जाने में, कितना हाइट कवर किया उसको आप h1 कह सकते हैं। ये आपको पहले कैलकुलेट करना है। तो जैसे हम पहले कर रहे थे सेम वैसा ही प्रोसीजर है, आप इसको ग्राउंड मान सकते हैं चाहे तो। यहां से स्टार्ट होकर यहां पहुंचती है टॉप पॉइंट पे, तो अगर आपको t कैलकुलेट करना है तो आप फाइनल वेलोसिटी को 0 कर देंगे, तो आप यहां से टाइम निकाल सकते हो और टाइम आपका सेम 2 सेकंड आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपको हाइट कैलकुलेट करनी है तो आप इस फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी को 0 कर देंगे, ये आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा। g पता है आपको 10 है और y आपको कैलकुलेट करना है, तो h1 भी आपका सेम पहले की तरह ही आ जाएगा 20 मीटर। तो ये हमारा पहला पार्ट था जो आपने बिना कुछ एफर्ट लगाए कर लिया, क्योंकि हम पहले इस क्वेश्चन को कर चुके थे। इसी का दूसरा पार्ट आपसे पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन ए था। क्वेश्चन बी आपसे पूछ सकते हैं कि उसे 2 से 3 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा।
तो वो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? स्टार्टिंग वेलोसिटी आपको पता है, फाइनल वेलोसिटी आपको नहीं पता है, तो वेलोसिटी से तो आप कुछ कर नहीं सकते। कुछ कर सकते हैं क्योंकि आप इसको स्टार्टिंग वेलोसिटी मानोगे तो आपको इसको 0 मान लोगे u। हाइट आपको पता है कि जब यहां से यहां तक पहुंचेगा तो ये 20 और ये 20 मिलके, ये आपको h नहीं दिया गया है, h को भी आप मान लीजिए 10 मीटर पर दिया हुआ है, या फिर 20 मान लेते हैं। तो ये 20 और ये 20 मिलके 40 हो जाएगा। तो जब ये 2 से 3 पे पहुंचेगा तो ये टोटल जो हाइट कवर करने वाला है वो 40 होगी। तो 40 और ये 0 g आपको पता है, तो आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। क्योंकि वो नीचे की तरफ आ रहा है तो g आपको h आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो आप लिखोगे -40 इज इक्वल्स टू -12 इंटू टी a इंटू टी स्क्वायर। ये वाला टर्म आपने 0 कर दिया। तो आपको टाइम मिल जाएगा कि उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, और वो टाइम आपको दिखेगा। माइनस से माइनस कैंसिल कर सकते हो, 2 से ये 8 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो, तो t हो जाएगा आपका 2√2 सेकेंड्स। ये आपसे कैलकुलेट करने को बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आप उनको, ये जो साइन कन्वेंशन है वो आपको अच्छे से याद रखना है कि साइन जब कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो प्लस रखिए, कोई चीज़ नीचे जा रही है तो उसे माइनस रखिए। उसके अलावा फॉर्मूले को अच्छे से कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आपको समझना पड़ेगा। ये थोड़ा प्रैक्टिस और करेंगे तो आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे हम ग्राफ को यूज कर सकते हैं, कैसे हम ग्राफ दिया हुआ है अगर आपको तो उसका यूज करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं या एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट तरीके के जो मोशंस होते हैं उनके ग्राफ किस किस तरीके के होते हैं। फिर हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल मोशन की बात की थी, जिसमें हम लोग एक कार का एग्जांपल लेके हमने 2 क्वेश्चंस डील किए थे और देख रहे थे कि कैसे हम डिफरेंट फॉर्मूले का यूज करके उसकी डिफरेंट मोशन की कंडीशंस को एनालाइज कर सकते हैं। सेम जो कार के साथ हम कर रहे थे उसी को हमने अपने एक वर्टिकल मोशन की तरफ शिफ्ट किया था, जिसमें हमने एक्सेलरेशन को फिक्स कर दिया कि ये हमेशा -10 रहने वाला है नीचे की तरफ। बाकी सारी कंडीशंस चेंज हो सकती हैं लेकिन एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। तो उसके हिसाब से हमने अपने फॉर्मूले मॉडिफाई किए और फिर उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को डील किया था। आज के लिए हमारा इतना ही है, कल हम इसी को आगे करेंगे कंटिन्यू रिलेटिव मोशन की तरफ।